विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, आज का जो अंक है विविधा का, वो हम कहेंगे कि शास्त्रीयता से भरा हुआ है। जी, हमारा आज का जो अंक है, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि शास्त्रीयता से भरा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन कलाकारों का स्मरण करने जा रहे हैं, वे शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार रहे। प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। एक गीत की झलक सुनते हैं। स्वर पंडित डी.वी. पलुस्कर का। जब जानकी नाद सहाय करे, जब जानकी नाद सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे तेरो जानकी नाद सहाय करे, जब जानकी नाद सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे तेरो जानकी नाद सहाय 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 जानकी नाद जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर रो जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय। भक्ति रस से पगा हुआ ये गीत सुनकर मन स्वतः ही आध्यात्मिक हो उठता है। जी अवश्य। पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी, जिनका स्मृति दिवस 26 अक्टूबर को है जी, और इनके बारे में अपने श्रोताओं को क्या बताएं। एक मूर्धन्य कलाकार जिनके पिता इनके पहले गुरु थे। इनका कुल नाम था वास्तव में गाडगिल। जी हाँ। और ये रहने वाले चूंकि पलुस गांव के थे, इसलिए इनका जो पारिवारिक नाम पड़ा वो पलुस्कर हुआ। और ये पलुस गांव जो है, ये सांगली के निकट है, महाराष्ट्र में। और इनके गुरुओं के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी के ग्वालियर घराने की इन्होंने गायकी सीखी। और ये गुरु थे पंडित विनायकराव पटवर्धन, पंडित नारायणराव व्यास, पंडित चिंतामणराव पलुस्कर और पंडित मिराशी बुआ। जी हाँ। और पंडित डी.वी. पलुस्कर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तब श्रोताओं एक गीत अवश्य याद आता है, और वो गीत है फिल्म बैजू बावरा का। क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने अपने गायन से हिंदी के सिने संसार को भी बहुत समृद्ध किया। उनमें से एक थे पंडित डी.वी. पलुस्कर, और उनके साथ स्वर था एक और संगीत के महान कलाकार उस्ताद अमीर खान साहब का। तो पंडित डी.वी. पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब की जो एक साथ गाई ये रचना फिल्म बैजू बावरा से है, इसको लेकर के एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और पंडित डी.वी. पलुस्कर को याद कर रहे हैं। जी, उन्हें याद कर रहे हैं संगीतकार नौशाद साहब। और जिन श्रोताओं ने फिल्म बैजू बावरा देखी है, उन्हें याद होगा उस्ताद आमिर खान साहब ने अपना स्वर दिया था तानसेन को, और बैजू का स्वर बने थे पंडित पलुस्कर। जी हाँ। तो इस गीत के बनने की प्रक्रिया और पंडित जी से जुड़ी कुछ स्मृतियां नौशाद साहब ने विविध भारती से बांटी थी, और उनसे बातचीत की थी शबी अब्बास जी ने। तो आइए उस रिकॉर्डिंग के अंश को सुनते हैं, जहां पंडित डी.वी. पलुस्कर को याद कर रहे हैं इस फिल्म के संगीतकार, यानी फिल्म बैजू बावरा के संगीतकार नौशाद साहब।
अब यूं समझिए कि जिस वक्त मैं फिल्म बैजू बावरा बना रहा था जी, तो बैजू बावरे के लिए मैंने तानसेन की आवाज का सिलेक्शन कर लिया था और वो उस्ताद आमिर खान साहब। जी, लेकिन मैं चाहता था कि कोई नौजवान आवाज जो बैजू के लिए प्लेबैक दे, जी। क्योंकि बैजू का कैरेक्टर उसमें जो था हाँ। वो एक नौजवान लड़का। जी हाँ, जी हाँ, जाहिर है तानसेन से उनमें कम थे वो। जी जी। तो मैं बड़ी फिक्र में था कि एक रोज मुझसे मुलाकात हुई, इनकी जो प्रकाश में म्यूजिक डायरेक्टर थे नारायण राव व्यास जी, नारायण राव व्यास जी के बड़े भाई शंकर राव व्यास जी। तो शंकर राव जी मुझे ले गए अपने घर और फिर वहां से नारायण राव साहब के वहां ले गए। जी। वहां पंडित पलुस्कर साहब तशरीफ लाए हुए थे अच्छा, पूना अच्छा। से। तो उन्होंने मुलाकात कराई मेरी और कहा कि आज महफिल रखी है मैंने, तो आप भी सुन लीजिए, मेरे ख्याल से ये पंडित जी आपके उस कैरेक्टर के वास्ते बड़े मुनासिब होंगे। अच्छा। बहरहाल एक बड़ी पुरतकल्लुफ दावत हुई वहां और एक संगीत सभा जमी। पलुस्कर साहब तशरीफ लाए और साहब लोगों ने एहतराम किया चूंकि उनके घर के खलीफा थे जी वो। हाँ, जी हाँ। और साहब चेहरे पर मुस्कान, सफेद कुर्ता धोती, यानी बिल्कुल सादा तरीका। सादा एकदम। वाह वाह। और एक खुसूसियत ये थी कि उनकी हर बात का जवाब मुस्कान में था, यानी कोई भी सवाल कीजिए आप वो जनाब मुस्कान से जवाब देते थे। यूं कहिए कि उस मुस्कान में बहुत सारे एक्सप्रेशंस छुपे थे। बहुत। और साहब वो गरज ये उन्होंने एक ख्याल शुरू किया और बहुत खूब गाए कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं भी यानी खो गया उनके उस गायकी में। और फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, गरज ये कि सब गाना वगैरह हो जाने के बाद कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसमें आपकी जरूरत है मुझे, अगर आप मुझे इज्जत बख्शें। तो साहब उन्होंने कहा भाई हम तो फिल्म में कभी गाए नहीं हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात टाल भी नहीं सकते हैं जी, गवा लीजिएगा हमको। अच्छा जी हाँ। ये भी बात है। तो मैंने कहा साहब गाएंगे आप, मैं क्या गवा लूंगा, मेरी क्या मजाल है, मैं तिफल मकतब हूँ आपके सामने। गरज ये कि साहब उनसे बातचीत तय हुई और जब वो रिहर्सल के लिए आए और आमिर खान साहब और वो दोनों साथ में बैठे और साहब जो भी तय हुआ, एक उनमें ये खुसूसियत थी कि साहब हर चीज का नोटेशन लिख लेते थे वो। पलुस्कर जी। अच्छा। ये एक साहब अजीब व गरीब बात थी, ये क्लासिकल सिंगर्स में जी मैंने बहुत कम देखा, बल्कि देखा ही नहीं पलुस्कर साहब के अलावा जी, कि साहब वो जो ताने तय हुई, जो तिहाई तय हुई जी, जो भी सरगम तय हुई, उन्होंने साहब नोट कर लिया। और साहब 20 दफे रिहर्सल हो, मजा ले, एक मात्रे का फर्क इधर से उधर या एक सुर का फर्क हो, वो वही चीज फिक्स रहती थी, तय रहती थी उनकी। बहरहाल रिकॉर्डिंग के वक्त हमको तकलीफ जरूर हुई, वो ये कि क्लासिकल सिंगर्स जब गाते वक्त तो आप जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरफ देखें या अपना चेहरा या मुंह एक ही तरफ रखें माइक्रोफोन की तरफ। गरज हमने 2 मैक लगाए जी, और एक ऊपर भी लगाया मैक, मतलब ये कि अगर वो इधर उधर नहीं गाते वक्त जो झूम झाम जाए इधर उधर तो वो सब बातें उनकी रिकॉर्ड हो जी। और साहब वो जनाब तानपुरा छेड़ते थे खुद जी, तो रिकॉर्डिंग में हमने उनके एक शागिर्द को दे दिया तानपुरा, चूंकि ज्यादा आवाज आ रही थी। और आमिर खान साहब सुरमंडल लेके गाते थे। अच्छा। गरज ये कि वो रिकॉर्ड हुआ गाना, और वो गाना था, संगीत प्रेमियों को अब तक याद होगा वो गाना, तुमरे गुन गाऊं। तुम्हारे गुण गाऊं रे बिगड़े बना दो का
तोमरे गुण बिगरे बना दो का अमर आज गावत मन में झूम के आज गावत मन में झूम के तेरी तान भगवान आज गावत मन में झूम के आज गावत मन में झूम के तेरी तान भगवान आज गावत मन में झूम के हर जाए तो जीवन जावे जीता गायक दुनिया पावे रखियो अब मोरी शान रे आज गावत मन में झूम के प्रेम के कारण प्रेमी गावे तानों से पाथर पिघलावे जगत में रहे मान रे आज गावत मन में झूम के आज गावत मन में झूम के। अत्यंत मधुर कंठ के स्वामी पंडित डीवी पलुस्कर साहब की गायन शैली जो थी बड़ी सहज थी, अत्यंत सहज थी। तो मन नहीं भरा, एक गाना सुन लिया जाए उन्हीं के स्वर में। जी हाँ, और ये गीत श्रोताओ ऐसा गीत है जिसे सुनकर आपका मन संगम के तीर पर पहुंच जाएगा, गंगा जमुना के तीर पर पहुंच जाएगा। चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो मन शीतल होत शरीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन बंसी बजावत गावत गाना बंसी बजावत गावत गाना बंसी बजावत गावत गाना संगली रे बलबीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन मोर मुकुट पीतांबर शोभे मोर मुकुट मोर मुकुट पीतांबर शोभे मोर मुकुट पीतांबर शोभे मोर मुकुट पीतांबर शोभे मोर मुकुट पीतांबर शोभे कुंडल झलकद शीर चलो मन कुंडल झलकद शीर चलो मन गंगा जमुना तीर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर
कहे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल पर शील धरो मन चरण कमल पर शील धरो मन गंगा जमुना जील धरो मन गंगा जमुना। पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में इस अद्भुत रचना को सुनने के बाद मनीषा जी, हमें गंगा जमुना तीर ही बने रहना है। जी हाँ, थोड़ा सा हम आगे आते हैं। इस स्वर में वैराग भी है, अनुराग भी है, राग भी है, क्या नहीं है। और ये स्वर है मन्ना डे का। 1 मई 1919 को कलकत्ता में जन्मे प्रबोध चंद्र डे को हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पूर्णचंद्र डे और महामाया की पुत्र संतान मन्ना डे यानी प्रबोध चंद्र डे दरअसल एक पूर्णचंद्र ही थे। संगीत आकाश में वे अपने गायन से चमके, और क्या चमके। बहुत लंबा समय आपने गायन किया और लगभग हर विधा, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया, लगभग हर विधा को उन्होंने छुआ था। अपने जमाने के मशहूर गायक उनके चाचा केसी डे साहब से वे बड़े प्रभावित थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मन्ना दा को पहला ब्रेक जब मिला था तो वो फिल्म थी 1942 की तमन्ना, और ये गाना जो था वो एक ड्यूएट था, उन्होंने सुरैया के साथ गाया था। जी हाँ, और इसके बाद एक फिल्म आई थी 1943 में, राम राज्य, विजय भट्ट की बनाई हुई। इस फिल्म में संगीत था पंडित शंकर राव व्यास का। और श्रोताओं, जब पंडित शंकर राव व्यास इस फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे, तब उन्होंने मन्ना डे के चाचा यानी केसी डे साहब को अप्रोच किया था, लेकिन केसी डे जी ने मना कर दिया कि वे प्लेबैक नहीं करेंगे। तब उनकी नजर पड़ी थी मन्ना दा पे, और मन्ना डे एक युवा गायक उभर ही रहे थे। उन्होंने एक गीत उन्हें सिखाया, और वो थी फिल्म राम राज्य की एक रचना जो माँ सीता पर थी। माँ सीता के लिए उन्होंने गाई थी, गई तू गई सीता सती, ये वो गीत था। और फिर 1950 में सचिन देव बर्मन, जी हाँ, एक और बंगाल के महान कलाकार, सचिन दा की संगीत रचना आई ऊपर गगन विशाल, और ये रचना लिखी थी कवि प्रदीप ने। इस रचना ने तो मन्ना दा को स्थापित कर दिया संगीत जगत में, और उनका नाम श्रोताओं की जुबान पर चढ़ गया। भारत की कई भाषाओं में मन्ना दा ने गीत गाए हैं, और उनके चाहने वाले पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में फैले हुए हैं। जी हाँ, मन्ना दा की जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरी बड़ी इच्छा है कि एक ऐसा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो वो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि वैसे तो मन्ना दा की सभी रचनाएं हमारे पास हैं। ये एक लोक रचना है श्रोताओं, जिसे हमने लिया है फिल्म विजेता से। हम सब जानते हैं मन्ना दा एक बांग्ला भाषी कलाकार थे, लेकिन जब वे इस रचना को गाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये एक बंगाली कलाकार गा रहा है। देखिए, एक एक शब्द किस स्पष्ट रूप से फूटकर सामने आ रहा है। विसराए राधिका कान मगन, विसराए राधिका कान मगन, कुबिजा संग रास रचावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर 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 वृंदावन माँ। वृंदावन बेली चंप चमेली गुलदावली गुलाबन माँ, गेंदा गुल मेहंदी गुलाबास गुल खैरा फूल हजारन माँ, कदली कदम्ब अमरूत तूत फूली रसाल सब साखन माँ, भमरा गुलजार बिहार करें, भमरा गुलजार बिहार करें, रस लेत फूल फल पातन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ। मन्ना दा का स्वर ही क्यों न सुन लिया जाए। जी, नेकी और पूछ पूछ। उनकी ये रिकॉर्डिंग हम श्रोताओं
आपके लिए सहेज कर रखते हैं और समय-समय पर सुनवाते हैं। आइए इस बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग को आज आपकी नज़र करते हैं। जी श्रोताओं, ये एक इंटरव्यू है और मन्ना दा से बातचीत की है विजय चौधरी ने। देखिए, मैं केसी डे साहब जो बंगाल के अंध गायक थे जी, उनका मैं भतीजा हूँ। जी हाँ। और उनसे ही मैं गाना बजाना सीखा। केसी डे साहब मेरे गुरु थे, मेरे चचा जी थे, और सब कुछ जो गाने बजाने के बारे में जो कुछ मैंने जाना सीखा, सब कुछ उन्हीं के बदौलत सीखा मैंने जी। अच्छा, चचा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात पे कि पढ़ाई करने के बाद ही जी फिर हम सीख सकेंगे, ये उन्होंने पहले से बोल दिया था। यानी जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो गए तब तक आपने संगीत सिर्फ सुना। और ये भी मैंने चचा जी से सीखा कि भाई सुनना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना, गुड बैड और इंडिफरेंट, जो कुछ हो सुनना चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा इंडिफरेंट है। जी हाँ, यानी आपको उसमें से क्या चीज लेनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। जी जी जी। ये बात, यानी ये समझ भी दादा मेरा ख्याल है कि अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है। जिसको ये मालूम हो उसके लिए मंजिलें बड़ी आसान हो जाया करती हैं। जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ग्रेजुएशन तक तो आपने कोई तैयारी, यानी जिसे कहते हैं रियाज अभ्यास, वो तो कुछ किया नहीं। ग्रेजुएशन के बाद ही वो आपका हुआ। नहीं विजय जी, बात यह है कि हमारे घर में कलकत्ते में जहां हम रहते थे जी, वहाँ हिंदुस्तान के बड़े गाने वाले बजाने वाले सब कोई आया करते थे। अच्छा अच्छा। और चचा जी, मैं जब से पैदा हुआ तब से ये देखा करता था कि चचा जी में सीखने का शौक बहुत ज्यादा था जी। और कोई भी उस्ताद आते थे कलकत्ते में तो चचा जी घर में जरूर लेके आते थे और उनके पास से कुछ चीजें सीखते थे। अच्छा। तो बेनिफिट हम लोगों के लिए ये हुआ कि बचपन से ही सुनते सुनते कान जरा ट्रेंड हो गया। अच्छा अच्छा। और चचा जी 2-3 घंटा बैठ के ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी वगैरह गा सकते थे। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो आप शुरू से वो सुनते तो रहे ही। जी हाँ जी हाँ। और काफी कुछ आपने उसमें से आत्मसात भी किया। अब सुनते सुनते वो अपने आप न जाने कैसे वो अपना लिया मैंने। अच्छा अच्छा। दादा, आपसे मेरी एक बार बात हो रही थी तो आपने कुछ बताया था, कुछ मजेदार सी बात थी कि चाचा जी जब अंदर किसी उस्ताद के साथ संगीत का अभ्यास कर रहे होते थे तो वो कुछ बात बताते थे चाचा जी को आपके, और उधर आप कहीं बाहर खिड़की में कान लगा के सुन रहे हैं। ये तो हमेशा हम लोग करते थे। हम तो अच्छा। हम मेरे बड़े भाई भी गाते थे जी। तो जब देखते थे कि बादल खान साहब नहीं तो जमरुद्दीन खान साहब ये सब अंदर जब चचा जी को सिखाते थे कुछ तान कहीं उन्होंने तो हमने लगा दिया पहले। अरे वाह। तो फिर कभी बादल खान साहब ने पूछा था चचा जी से, भाई ये कौन है ये लड़का? बोले ये मेरा भतीजा है मन्ना, बुलाओ तो सही। तो बुलाए क्या, कहाँ से मिले मुझे, मैं तो भाग जाता था वहां से। यानी ताल लगा के आप वहां से निकल जाते थे। जी हाँ। और जमरुद्दीन खान साहब भी मैं बहुत पसंद करता था, उनका गाना ठुमरी गाते थे। अच्छा। और मैं ख्याल से ज्यादा ठुमरी ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा। और जमरुद्दीन खान साहब जब सिखाते थे चचा जी को एक पी की बोली न बोल, ये जमरुद्दीन खान साहब जब सिखा रहे थे चचा जी को जी, तो बोल यानी पुरबंग ठुमरी में बोल बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब बोल बनाते थे और जमरुद्दीन खान साहब ने कुछ कहा, इधर चचा जी ने कुछ कहा, उधर तीसरा मैं भी कह देता था। अच्छा अच्छा। तो फिर जमरुद्दीन खान साहब ने एक दिन चचा जी को बोला चचा जी, किशोर बाबू ये इस लड़के को मुझे दे दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म कीजिए, मैं इसको बनाता हूँ। लेकिन चचा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोले नहीं, पढ़ाई करने के बाद फिर वो शुरू कर सकता है। तो पढ़ाई करने के बाद तो मैं मुंबई चला आया। मुंबई आप यानी पढ़ाई करने के तुरंत बाद चले आए? कुछ दिन तो यानी दादा कुछ अभ्यास रियाज वगैरह किए बिना ही आप चले आए, सिर्फ सुन के? नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तो मैं कलकत्ते में था। अच्छा। और फिर वहाँ चचा जी के पास सीख रहा था और चचा जी के गुरु जो थे दबिल खान साहब, उनके पास भी कुछ दिन में सीखा था। तो ये 1-2 साल का रियाज मुंबई आने के लिए काफी आपने समझा? और मैं समझता हूं जैसे मैंने कहा तो काम तो तैयार था ही जी, और गले में न जाने क्यों बहुत आसानी से सब कुछ मैं ला सकता था। अच्छा, बम्बई आने के बाद दादा जी किस तरह से आपने ये फिल्म में गाने की प्रेरणा पाई और किस तरह से आपने शुरुआत की? बम्बई में जब आया मैं रियाज तो किया करता था और चचा जी एक दिन मुझे अमन अली खान साहब के पास लेके गया जी, उनसे तालीम लेने के लिए। वो चाहते थे कि मैं तालीम लूं उनसे। अमन अली खान साहब के पास? अमन अली खान साहब जी। तो फिर खान साहब कुछ दिन मुझे बताए थे। दुख की बात है कि उसके बाद वो गुजर गए। तो कुछ दिन बाद चचा जी बम्बई छोड़ के कलकत्ते चले गए थे। अच्छा अच्छा। मैं अकेला रह गया था। अच्छा दादा, ये रियाज वाली बात कुछ चल रही थी तो मैं यहाँ पर एक बात जानना ये चाहता हूँ जी कि सुगम संगीत गाने के लिए
शास्त्रीय संगीत का ज्ञान क्या जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर ठीक तरह से गाना गाना है जी तो शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा। अब देखिए, सुर की पहचान जो है ना, जी सा रे गा मा पा धा नी, जी और कोमल सुर, शुद्ध सुर और तीव्र सुर, और सुर किस ढंग से लगाया जाता है, और क्या नाम, हमारे हिंदुस्तानी परंपरा के जो राग रागिनियां है ना जी, इसकी पहचान होना एक, मैं तो कहता हूँ, एक एजुकेशन बाय इटसेल्फ है। और जिन लोग सही गाना बजाना करना चाहते हैं उनके लिए सही गुरु भी मिलना चाहिए जी। और गुरु अगर नहीं बताएंगे तो ठीक तरह से नहीं गा सकते हैं। एक सुर से दूसरे सुर में जाने के लिए कैसे जाते हैं? श्रुतियां हैं, सब कुछ है, ये सीखना चाहिए। और एक सुर से दूसरे सुर, कोमल रिखाब किस ढंग से लगाया जाता है, शुद्ध रिखाब जो हो, शुद्ध रिखाब यानी एक फुल टोन हम लोग बोलते हैं, आवाज को किस ढंग से थ्रो करना चाहिए, ये अगर समझाया नहीं जाए कभी समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ये तो दादा जानकारी की बात हो गई। जानकारी तो चलिए मान लिया होनी चाहिए। मैं भी इस बात पे विश्वास करता हूँ जी कि ज्यादा रियाज अगर किया गया, यानी स्ट्रेनुअस रियाज जी किया गया, तो सुगम संगीत के लिए आवाज की जो राउंडनेस वो खत्म हो जाती है। अच्छा। और क्या होता है क्लासिकल संगीत में, ये एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना जी, कोई 2.5 सप्तक 3 सप्तक की रियाज जब वो पलटे करते हैं जी, ये सब करने के बाद आवाज में न जाने एक ऐसी कुछ आ जाती है जो सुगम संगीत के लिए मुझे लगता है कि भाई वो ठीक नहीं है। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे से विजय चौधरी की ये बातचीत, जिसे हम चुन कर लाए थे आज आपके लिए हमारे संग्रहालय से, और मन्ना दा को याद कर रहे थे। 24 अक्टूबर मन्ना दा का स्मृति दिवस भी होता है। तो श्रोताओं, आज इस महान कलाकार को याद करते हुए उनके स्वर में एक गीत और सुनने का लालच है, जो इस कार्यक्रम में हम जरूर सुनेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, जिसे मन्ना दा ने अपने स्वर में गाकर उसे और अधिक सुंदर बना दिया है, ऐसा लगता है। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन कल कल छल छल, कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन रुन झुन चल वितरण करती मधुसाकी बाला, बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला, भाजन हो कोई हाथों में लगता रखा है प्याला, हर सूरत साकी की सूरत, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। क्या बात है मनीषा जी। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये रचना मन्ना दा के स्वर में सुनकर और उस स्वर रस में भीगकर जो अनुभूति हो रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा जयंत जी। इस अद्भुत रचना को हम हमेशा टुकड़ों में ही सुन पाते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है ये पूरी मधुशाला मन्ना दा के स्वर में है। लेकिन जो कहते हैं ना कि शहद की 1-2 बूंद ही बहुत है। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे संपादकीय, मनोरंजन के नए आयाम, ओटीटी प्लेटफॉर्म। बदला नजारा यूं यूं यूं, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैपी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह। लघु रूपक, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर बनी फिल्में और रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में। तो सबसे पहले संपादकीय, मनोरंजन के नए आयाम, ओटीटी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक जमाना था जब यदि फिल्म देखना हो तो सिनेमा घर जाना पड़ता था। बात मनोरंजन की है तो कोई अकेले कैसे जाए? यार दोस्तों के साथ या परिवार के संग फिल्म देखने की बाकायदा प्लानिंग होती थी। अरे सीट पे तशरीफ ही काहे रख प्यारे, पर्दे पे लोग चिपकाए रख प्यारे। एंड से पहले बजाना बैंड तू, एंड से पहले बजाना बैंड तू, चुप्पी की चिंगम चबाए रख प्यारे। अभी है मनो मुंह खोलना, इंटरवल में कुछ बोलना, कुछ बोलना गुस्ताखी है, क्योंकि पिक्चर अभी 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 पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी। उसके बाद टीवी का दौर चला। भारत में टेलीविजन का प्रवेश 70 के दशक में हो चुका था और 80 के दशक के अंत तक जो टेलीविजन केवल शहरों तक सीमित था, दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया। इस छोटे से पर्दे पर हफ्ते में एक दिन फिल्म दिखाई जाती, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता। उसके बाद धारावाहिक बनने लगे। फिर आए सैटेलाइट चैनल्स, जिनमें था केवल फिल्में दिखाने वाला चैनल, जहां 24 घंटे फिल्में देखी जा सकती थीं। इंटरनेट की सुविधा के कारण पूरी दुनिया सिमट गई हमारी मुट्ठी में, क्योंकि अब हमारे हाथों में है स्मार्टफोन। घर के ड्राइंग रूम में रखे टेलीविजन पर फिल्में या अन्य कार्यक्रम देखने की बजाय स्मार्टफोन पर देखना आसान हो गया। इन सब के ऊपर जो सुविधा है वो है ओटीटी यानी ओवर द टॉप। ओटीटी पर बहुत से मंच यानी प्लेटफॉर्म है और वही सैटेलाइट चैनल्स हैं जो पहले टीवी पर आते थे। फर्क बस इतना है कि अब ये चैनल्स ऐप की यानी एप्लीकेशन की शक्ल में आ गए हैं। इनके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो अपने ऐप के लिए फिल्मों और धारावाहिकों का निर्माण करते हैं। अब ये जो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर होना जरूरी है। मगर अब इन सब की भी जरूरत नहीं। आप यदि एक जगह बैठकर ये सारा संसार देखना चाहते हैं मनोरंजन का, तो बाजार में उपलब्ध है स्मार्ट टीवी, जिसमें सैटेलाइट चैनल के साथ साथ ओटीटी मंच के सभी एप्लीकेशन मिलते हैं उसी सेट टॉप बॉक्स के जरिए। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें कहां से कहां तक ले आई। फिल्में किसी भी माध्यम के लिए बने, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन के लिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, हैं तो फिल्में ही। सबका मूल्यांकन भी एक सा ही होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कुछ अवार्ड विनिंग फिल्में हैं जो केवल ओटीटी मंच के लिए बनी हैं। ये
था संपादकीय, मनोरंजन का नया आयाम, ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 3 मई 2021 को दिए जाने थे, कोविड-19 की महामारी के कारण इस वर्ष 30 सितंबर को प्रदान किए गए। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार विजेताओं को वितरित किए गए। इससे पहले कि हम आपको विजेताओं के बारे में बताएं और कुछ चुनिंदा पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की बात सुनवाएं, हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दरमियान प्रदर्शित ये फिल्में हैं और इनका परीक्षण करने वाले जूरी मेंबर्स थे फिल्मकार विपुल शाह, सिनेमाटोग्राफर धर्म गुलाटी और जीएस भास्कर, अभिनेत्री श्रीलेखा मुखर्जी, अभिनेता ए कार्तिक राजा, वीएन आदित्य, विजी थम्पी, संजीव रतन, एस थंगदुरई तथा निशिगंधा। अब पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण कमल पुरस्कार, सर्वोत्तम फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता डायरेक्टर सुधा कोंगारा की तमिल फिल्म सुररई पोट्रू ने। अय्यप्पनुम कोशियम इस मलयालम फिल्म के निर्देशक सच्चिदानंद के.आर. को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओम राउत निर्देशित हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। मुक्काम उमरठ, नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, बेहतरीन बाल फिल्म का अवार्ड मिला मराठी फिल्म सुमी को, निर्देशक अमोल वसंत गोड़े। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म ये पुरस्कार दिया गया तमिल फिल्म मंडेला की निर्देशक मेडोन अश्विन को, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का भी पुरस्कार प्राप्त किया। अब रजत कमल पुरस्कारों की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के अभिनेता सूर्या के साथ साझा किया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के अभिनेता अजय देवगन ने। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला सुररई पोट्रू की अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली को। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की इन शब्दों में। Hi, my name is Aparna Balamurali and I'm an actress from the South Indian film industry. I'm receiving the award for Surarai Potra, Tamil movie, which talks about Captain Gopinath sir. It's a real life story, and his wife, who was a major part of, who was the founder of Air Deccan, a flight which then flew for 1 rupee. So that was the theme, and it was very fortunate I got the opportunity to do lead character in the movie. Especially this movie had a lot of work with the language and the slang. It's a typical Madurai slang which is being used in the movie. So we had to put in a lot of effort, but yeah, I think the hard work paid off. बाल अभिनेता अनीश मंगेश गोसावी को प्रदान किया गया मराठी फिल्म टक टक में उनकी भूमिका के लिए सर्वोत्तम बाल कलाकार का पुरस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनीश गोसावी है। ये फिल्म एक 12-13 साल के बच्चे के बारे में है जो स्कूल में फंस जाता है। वो लास्ट बेंच पे सो रहा होता है और बाहर से लॉक लगा के चले जाते हैं और स्कूल को अगले 3 दिन के लिए छुट्टी रहती है। सो हिज स्ट्रगल्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द क्लासरूम। टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी का, क्योंकि टक टक लाइक इट्स नॉकिंग ऑन द डोर। जब बच्चा बाहर निकलना चाहता है तो जो कंपास रहता है, स्क्रू, वो जब उस स्क्रू से दरवाजे को तोड़ने का कोशिश करता है, द साउंड दैट मेक्स टक टक टक, द टाइटल इज बेस्ड ऑन दैट।
अनीश गोसावी के साथ यह पुरस्कार साझा करने वाले मराठी फिल्म सुमी के बाल कलाकार हैं आकांक्षा पिंगळे और दिव्येश इंदुलकर। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड पाने वाले जाने माने गायक राहुल देशपांडे को यह पुरस्कार मिला उनके दादाजी स्वर्गीय वसंतराव देशपांडे के जीवन पर बनी फिल्म मी वसंतराव के लिए। मलयालम फिल्म अय्यप्पनुम कोशियम के गीत कलकात्था के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया नंजी अम्मा को, जो स्वयं एक लोक कलाकार हैं। तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के निर्देशक सुधा कोंगारा के साथ लेखिका शालिनी उषा नायर को मिला सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार, तो सर्वोत्तम संवाद लेखन का पुरस्कार मैडोने अश्विन ने पाया अपनी तमिल फिल्म मंडेला के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीवी प्रकाश कुमार ने प्राप्त किया फिल्म सुररई पोट्रू का बैकग्राउंड स्कोर यानी पार्श्व संगीत तैयार करने के लिए। तो 1232 किलोमीटर इस फिल्म के मरेंगे तो वहीं जाकर इस गीत के लिए संगीतकार विशाल भारद्वाज को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार। सर्वोत्तम गीतकार का पुरस्कार प्रदान किया गया मनोज मुंतशिर को। प्रादेशिक भाषा में बनी फिल्मों में मराठी में सर्वोत्कृष्ट फिल्म का पुरस्कार जिसे मिला वो फिल्म है गोष्ट एका पैठणीची। निर्देशक शंतनु रोडे से हमने बात की इस फिल्म के बारे में। पैठणी नाम की एक साड़ी है, जो साड़ी महाराष्ट्र में बनती है और यहाँ काफी पॉपुलर है। तो ये साड़ी महंगी होती है, जैसे बनारसी होती है, या जो हैंडलूम पे बनती है, जिन्हें बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारा वक्त लगता है। तो वैसी साड़ी, ये साड़ी हमारे पास होनी चाहिए, ऐसे लगता है कई औरतों को। ये जो चाहत है उस साड़ी के प्रति, उसे सेंटर में रख के ये कहानी उसके इर्द गिर्द रची गई है। और मेरी फिल्म में साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं रहती है, वो एक प्रतीक बन जाती है। हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे जो इथिकल वैल्यूज है, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। उसमें से एक कैरेक्टर जो डेवलप होता है, उसकी कहानी है इस फिल्म। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्में हैं असमिया फिल्म ब्रिज, निर्देशक कृपाल कोलिता। हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, निर्देशक मृदुल तुलसीदास। कन्नड़ा फिल्म डोल्लू, निर्देशक सागर पुराणिक। मलयालम फिल्म तिंकलच्चा निश्चयम, निर्देशक सेना हेगड़े। तमिल फिल्म शिवरंजनियुम इन्नुम शिला पेंगुळुम, निर्देशक वसंत एस साई। तेलुगु फिल्म कलर फोटो, निर्देशक अंगिदेकुला संदीप राज। और बांग्ला फिल्म अभिजात्रिक, निर्देशक शुभ्रजीत मित्रा। हमारी बात हुई फिल्म के सह निर्माता मधुर भांडारकर से। अभिजात्रिक फिल्म है, बंगाली फिल्म है। हमने इसको को प्रोड्यूस की साथ में गौरांग जलान फिल्म्स ने और भांडारकर एंटरटेनमेंट मिल के, और बहुत ही इसकी सराहना हुई है। पिछले 2 साल में कहीं फेस्टिवल में जा चुकी है, कहीं मकाम और कहीं अवार्ड्स हमको मिले हैं, और लोगों ने भी इसको पसंद किया जब वो बंगाल में रिलीज हुई। और उसके बाद फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार पे आई और उसे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार का विनर घोषित किया गया, एक बेस्ट फिल्म और एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के लिए। श्रोताओं, संविधान के अनुच्छेद 8 में कुछ बोली भाषाओं का उल्लेख है। ऐसी अनुसूचित भाषाओं में बनी फिल्मों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। हमने बात की निर्देशक यशपाल शर्मा से, जिनकी हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। मैं भी इतने साल एक्टिंग किया, लेकिन पहली बार फिल्म डायरेक्ट किया। 5.5 साल लगे थे फिल्म बनने में, और जिस तरीके की मेहनत और जिस तरीके का था उसका सही फल मिल रहा है, तो बहुत ही मैं गर्वित फील कर रहा हूँ कि मेरे हरियाणा की एक फिल्म और हरियाणा के एक आर्टिस्ट की फिल्म, फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है,
पंडित लक्ष्मीचंद 1901 में पैदा हुए थे। तब के उस वक्त के ऐसे सिंगर, ऐसे आर्टिस्ट हैं, हरियाणा के कालिदास की उपाधि उनको मिली है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी लाइफ के ऊपर ये फिल्म। बेस्ट फीचर फिल्म इन तुड़ू का पुरस्कार फिल्म जीतिगे को मिला निर्देशक संतोष माड़ा। दिमासा बोली में बनी फिल्म शेमखोर को भी सर्वोत्तम फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए इस फिल्म की डायरेक्टर एमी बरुआ। मैं एमी बरुआ, मैं असम की हूँ। शेमखोर मेरा पहला फिल्म है निर्देशक के रूप में। मेरी पहली ही कदम पे मेरा फिल्म ऐसे नेशनल अवार्ड की ये मंच पे आ पहुंचा और इसे बेस्ट दिमासा फिल्म अवार्ड मिला और साथ ही साथ मुझे अभिनय के लिए जूरी स्पेशल मेंशन मिला। हमारे असम में बहुत सारी ट्राइब्स है और हमारी कल्चर बहुत ही कलरफुल है। तो ऐसे ही एक ट्राइब है दिमासा। उन लोगों की मतलब वो भाषा जो है, जगह जो है, लैंडस्केप इतना खूबसूरत है, उनकी पहनावा है। तो मुझे लगता है कि असम में ऐसे बहुत खूबसूरत ट्राइब्स है और बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज है जो हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं अपनी जगह की, अपनी एक भाषा को लेके एक फिल्म बना के इस मंच पे आना चाहती थी। फीचर फिल्मों के अलावा विभिन्न विषयों पर बने वृत्त चित्रों को, लघु फिल्मों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस को मिला बेस्ट प्रमोशनल फिल्म का अवार्ड। निर्देशक सतीश पांडे। अपने प्रभावी अभिनय से फिल्म की कहानी में जान डाल देते हैं कुछ कलाकार और ऐसे कलाकारों को विशेष उल्लेखनीय अभिनय के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। दिमासा बोली की फिल्म शेमखोर एती बरुआ, मलयालम फिल्म वांकू काव्या प्रकाश, मराठी फिल्म जून के लिए सिद्धार्थ मेनन, हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर के लिए ये पुरस्कार मिला अभिनेता वरुण बुद्धदेव को और मराठी फिल्म गोदा काठ तथा अवांछित के लिए किशोर कदम। फिल्मों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह के अंत में प्रदान किया गया खूबसूरत अदाकारा आशा पारेख को। It is a huge honor to have received the Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. आप सुन रहे थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के बारे में। और अब लघु रूपक कलम का सिपाही बना फिल्मों का राही। श्रोताओं, हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथाकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद को हम जानते हैं। हिंदी कहानियां और उपन्यास चाव से पढ़ने वालों में कोई बिरला ही होगा जिसने मुंशी प्रेमचंद का नाम न सुना हो। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की मंशा से मुंशी प्रेमचंद ने फिल्मी दुनिया में प्रवेश तो किया। फिल्म लेखन में जिस तरह की पाबंदियां और निर्माताओं का दबाव होता है, उसे उनका संजीदा मन स्वीकार न कर सका। 1934 में उनकी लिखी पहली फिल्म आई मजदूर, जो मिल मजदूरों के जीवन पर आधारित थी, लेकिन इसे सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। लगभग 11 महीने बाद इसी कहानी पर फिल्म बनी गरीब मजदूर, जिसमें यूनियन लीडर की भूमिका स्वयं प्रेमचंद ने निभाई थी। ये फिल्म बहुत सफल रही। 1934 में ही फिल्म सेवा सदन की कहानी उन्होंने लिखी, मगर फिल्म में कहानी को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि प्रेमचंद का मन उचाट हो गया और वे बनारस लौट गए। या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे, या जरत रहत दीन रे ओ
रामा जरत रहत दीने रे। मुंशी प्रेमचंद अकेले साहित्यकार हैं जिनकी कहानियों पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं। उनके निधन के 2 साल बाद के सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन इस उपन्यास पर फिल्म बनाई। 1941 में उनके उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम से फिल्म बनी। इसके अलावा उल्लेखनीय है 1963 की फिल्म गोदान। राम राम भोला भाई। राम राम। कहो क्या रंग ढंग है, सुना है इबके मेले से नई गाय लाए हो? हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध नहीं पहुँचे तो गुजर कैसे हो? भगवान कहीं गांव से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुविधे से रहे तो मैं एक गाय जरूर लूंगा। गऊ से ही तो द्वार की शोभा है, न जाने कभी साथ पूरी होगी। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हिया में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। 1966 में बनी फिल्म गबन, 1959 में आई कृष्ण चोपड़ा की फिल्म हीरा मोती की कहानी भी मुंशी प्रेमचंद की ही थी। दुनिया में सर को उठा के चल, तू ठोकर से राहें बना के चल, सर उठा के चल, तू मजबूर न बन, अरे दुनिया में चलता है जोर, प्यारे तू कमजोर न बन। ये सच है यार, और फिर सच और झूठ की पहचान कहाँ, बड़े धोखे हैं यहाँ पे जरा होशियार, तू कांटों से दामन बचा के चल। सत्यजीत राय ने 1977 में प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से फिल्म बनाई। 1977 में ही मृणाल सेन ने उनकी कहानी कफन पर आधारित ओका ऊरी कथा नाम से तेलुगु में फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 80 के दशक में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला पर टीवी धारावाहिक का भी निर्माण हुआ, जो काफी लोकप्रिय हुआ। जाने माने फिल्मकार गुलजार ने भी प्रेमचंद की कहानियों पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक का निर्माण किया। मुंशी प्रेमचंद स्वयं एक लेखक के रूप में सिने जगत में रम नहीं पाए, मगर उनके जाने के बाद उनकी कृतियों पर नामचीन निर्देशकों ने कलात्मक फिल्में और टीवी धारावाहिक बनाए, जो जनमानस पर छाप छोड़ गए, और इस प्रकार पर्दे पर हुआ साकार ये मूर्धन्य साहित्यकार। ये था लघु रूपक कलम का सिपाही बना फिल्मों का राही। चित्र भारती में अब रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। श्रोताओं, जब कहा किसी ने कि दिल दे के देखो, मन में सवाल उठा कि जब प्यार किसी से होता है तब? जवाब आया, फिर वही दिल लाया हूं। और फिर तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही 2 बदन देखते हैं बहारों के सपने, खिल उठता है प्यार का मौसम, रोशन होते ही चिराग चल पड़ता है कारवां, होता जो भी शामिल इसमें कहलाता पगला कहीं का, ठिठक सा गया देखकर आसमान में कटी पतंग, होकर जख्मी गिरी जाकर जहां पर, बोली मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों, हर दिल अजीज अदाकारा सौंदर्यवती आशा पारेख जी ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई है। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। अपने अभिनय कौशल से उन पात्रों को जीवंत करते हुए फिल्म की कहानी को आशा पारेख ने 4 चांद लगाए। तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ तुम्हें चांद पे ले जाए। और देखते ही देखते फिल्म प्रेमियों की मन में जा बसी
आशा पारेख। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। 1960 और 70 के दशक में दर्शकों के दिलों पर और हिंदी सिने जगत पर राज करने वाली आशा पारेख जी को 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा जी का फिल्मी सफर एक बाल कलाकार के रूप में हुआ। फिल्मकार बिमल रॉय ने नन्ही आशा को किसी मंच पर नृत्य करते देखा और अपनी आगामी फिल्म मां के लिए चुन लिया बाल कलाकार के रूप में। आगे 1954 की फिल्म बाप बेटी में भी उन्हें काम मिला। 1959 में जब आशा जी 16 वर्ष की थीं, नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो में उन्हें शम्मी कपूर की नायिका बनने का अवसर मिला और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। ये किसे पता है ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे में न जाना तो देखो जी, धोखे में न जाना। यार चुलबुला है। बचपन से नृत्य में कुशल आशा पारेख जी ने अभिनय में भी अपना सिक्का जमाया। जब प्यार किसी से होता है 1960, घराना 1961, अपना बना के देखो 1962, फिर वही दिल लाया हूं, मेरी सूरत तेरी आंखें, बिन बादल बरसात 1963, जिद्दी 1964, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के 1966, उपकार, बहारों के सपने 1967, शिकार, कन्यादान 1968, साजन, प्यार का मौसम, महल, चिराग, आया सावन झूम के 1969, पगला कहीं का, नया रास्ता, भाई भाई, कटी पतंग, आन मिलो सजना 1970, मेरा गांव मेरा देश, नादान, कारवां 1971। आशा जी की फिल्मों का ये सफर हमें अचरज में डालते हुए आगे बढ़ता रहता है। राखी और हथकड़ी, समाधि 1972, हीरा 1973, अनजान राहें 1974, रानी और लाल परी, जख्मी 1975, उधार का सिंदूर 1978, कुलवधू, आधा दिन आधी रात 1977 और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978। चरित्र भूमिकाओं के साथ फिल्में और धारावाहिकों का निर्माण करते हुए आशा जी की ये यात्रा जारी रही 2002 तक। आप सुन रहे थे रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर जयंत पात्रेकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। और अब विविधा का अंक समेटने का वक्त आ गया है जयंत जी। हम दोनों का आपको नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।